हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बूथ में। आज इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के टॉप 100 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह वीडियो सभी आगामी परीक्षाओं यूपीपीएससी आरओ या आरओ, वन दरोगा और एसएससी और जितनी भी स्टेट लेवल की परीक्षाएं होती हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस सीरीज़ की इससे पहले 4 वीडियो हो चुकी हैं, तो आप उन्हें जाके देख सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। इन 100 प्रश्नों में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला है आपका बल का गुणनफल होता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण जो होता है बल का गुणनफल होता है। क्योंकि आपको पता होगा बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F = ma। m यहाँ पर द्रव्यमान है और a क्या है आपका एक्सेलरेशन, जिसे हम हिंदी में त्वरण कहते हैं। और दोस्तों अगर बल का मात्रक आएगा तो वो होता है आपका न्यूटन, ये भी ध्यान में जरूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शरीर का वजन। दोस्तों ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना और जो प्रश्न आता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से उसका उत्तर बताएं। पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर होगा कि शरीर का जो वजन होता है ना वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है। अगर कोई जहाज नदी में चल रहा है, जब वह समुद्र में आता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए है स्तर पहले जितना होगा, या ऑप्शन बी थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ऑप्शन सी है थोड़ा नीचे आ जाएगा, और जो ऑप्शन डी है ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी, थोड़ा ऊपर आ जाता है जहाज। ठीक है, तो इसको ध्यान से जरूर देखना, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। क्योंकि दोस्तों जो लोहे का घनत्व होता है वो पानी से अधिक तो होता है परंतु पारे से कम होता है। ठीक है, घनत्व मतलब होता है आपका डेंसिटी। ठीक है, जितना मतलब गाढ़ा होगा, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो पारे का घनत्व लोहे से अधिक होता है, इसलिए वह उसमें तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी की यहाँ पर डेंसिटी पूछी गई है। ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस जो है पानी का घनत्व होता है। अगर आपको 3.98 भी दिखेगा तो वो भी आप सही करके आना। ठीक है, ये भी ध्यान में जरूर देना। नेक्स्ट आपका, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों अगर कोई भी वस्तु है उसमें अगर हम उसकी क्वांटिटी को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं तो क्या चेंज नहीं होता है? ठीक है दोस्तों, आयतन जो है उसका चेंज हो जाएगा, ये सही बात है। भार भी उसका चेंज हो जाएगा, अगर हमने वस्तु का मात्रा बढ़ा दी तो उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। द्रव्यमान जो है वो भी उसका चेंज हो जाता है। परंतु दोस्तों जो घनत्व है ना, डेंसिटी, वो उसकी चेंज नहीं होती। अगर कोई लकड़ी है, ठीक है, मान लो कोई लकड़ी है, ठीक है, अभी हमने छोटा क्वांटिटी लिया है तो अभी भी वो सॉलिड है, मतलब उसका जो डेंसिटी है ना वो सेम है। अगर थोड़ी सी हम बड़ी लकड़ी लेंगे उसमें ऐड करेंगे तो भी उसका जो घनत्व होगा वो भी सेम होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो डेंसिटी उसकी उतनी ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो इसका उत्तर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर आपका अपकेंद्री बल, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ध्यान से देखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन आता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, ठीक है, उस वस्तु का, या ऑप्शन बी है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, और जो ऑप्शन सी है भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, और जो ऑप्शन डी है आपका ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपका, इसका भार तो बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तब ये कंडीशन आपकी होगी। नेक्स्ट आपका, तेल दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर उड़ता है। आपने देखा होगा कि जो दिया होता है और उसमें जो बत्ती होती है तो तेल क्या होता है धीरे धीरे पूरी बत्ती को कवर कर लेता है, मतलब ऊपर की ओर आता है। तो ये किस कारण होता है? तो इसका सही उत्तर आपका केशिका क्रिया द्वारा, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लेना, एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैन्यता की इकाई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर जो इकाई पूछी गई है ना वो पूछी गई आपकी CGS इकाई क्या होती है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना, इसका जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। और दोस्तों अगर पूछेगा कि इसका एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक होता है इसका न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। मात्रक आएगा तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, अगर आपकी इकाई आएगी तो पॉइस। नेक्स्ट आपका उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, यह आपने कई बार पढ़ा होगा, तो ऑप्शन ए आर्किमिडीज हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधी थे, ये कई बार पूछा जाता है तो ध्यान से देना, ये इनका संबंध आपका ग्रीस से था। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर सकते हो, आपके एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, ये आप जरूर नोट करना, श्रव्य परिसर पूछा गया। अब इसमें एक दो पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि अवश्रव्य में कितनी होती है आवृत्ति, तो वो होती है आपकी 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो अगर आपका पराश्रव्य ध्वनि आएगी तो उसमें आपका 20,000 हर्ट्ज से लेकर 40,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति होती है। तो ये आपको ध्यान में देना है, तीनों में से कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आपका ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्वनि की जो अधिकतम चाल होती है इस्पात में होती है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से नोट करना है। देखो दोस्तों, ध्वनि की चाल वायु में होती है आपकी 330 मीटर पर सेकंड होती है, ये भी आप नोट कर लेना, एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है। निर्वात दोस्तों, निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं होता है, तो यहाँ पर ध्वनि की चाल 0 होती है। और दोस्तों अगर जल होगा तो जल में ध्वनि की चाल होती है 1480 मीटर पर सेकंड होता है। और जो आपकी इस्पात है ना, सबसे ज़्यादा इसी में होती है, 5920 मीटर पर सेकंड होती है, तो सबसे ज़्यादा इस्पात में। अगर इस्पात नहीं आएगा, जल होगा ऑप्शन में, तो इसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, अभी मैंने आपको बताया था 330 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर ऑप्शन में 332 मीटर पर सेकंड दिया गया है दोस्तों, उसके आसपास है, तो आपको यही टिक करना है। नेक्स्ट है केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है, मतलब जो मानव का टेम्परेचर होता है ना, वो केल्विन में कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 310 केल्विन। बिल्कुल इसे ध्यान में रखना, जरूरी नहीं है कि आपको डिग्री सेल्सियस में ही या फ़ारेनहाइट में ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। ठीक है, आपको ये नोट करना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ ठीक हो जाएगा, -40 डिग्री में तापमापियों में एक ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम संभव ताप है, तो दोस्तों न्यूनतम संभव ताप पूछा गया यहाँ पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। क्या है, न्यूनतम संभव ताप इतना हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस मत करके आ जाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका 37 डिग्री सेल्सियस, ये आप जरूर नोट करना। देखो दोस्तों, आपने ज़्यादातर पढ़ा होगा उसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, वो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर ये दिया होगा फ़ारेनहाइट में तो आप इसको सही करके आना, या 37 डिग्री सेल्सियस में 37 होता है, इसको नोट करके आना। अगर केल्विन में पूछेगा, वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था 310 केल्विन होता है। तीनों को अच्छे से नोट कर लो, कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष डैश के कारण होता है, तो ऑप्शन है आपके परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, या परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो वर्षा की बूंदें होती है तो सूर्य का प्रकाश की किरणें उससे परावर्तित होती है और अपवर्तित होती है, तभी हमारा इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट आपका आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली बन जाता है। दोस्तों अभी फिजिक्स के क्वेश्चन है, इसके बाद आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे और फिर आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन भी आएंगे। ये सभी सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आँखों के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, या ऑप्शन डी है हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आप उत्तर बताओ। तो इसका सही उत्तर है आपका, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए हम खतरे के संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग करते हैं ताकि वह इजीली हमारे आंखों तक पहुंच जाए।
नेक्स्ट है आपका समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो दोस्तों ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन ना हमेशा एग्जाम में बनते हैं, ध्यान से देखना। तो समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, या जल की ऊपरी सतह के कारण। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान संख्या किसका योग है। यहाँ से आपके केमिस्ट्री के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों जो द्रव्यमान संख्या होता है ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है। न्यूक्लियन का अर्थ होता है जो आपके नाभिक में स्थित होते हैं। तो यहाँ पर देखो प्रोटॉन, आपके न्यूट्रॉन और आपके जो पॉजिट्रॉन होते हैं ये सभी नाभि में होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और अगर आपसे पूछेगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी तो वो की थी आपकी रदरफोर्ड ने, ये आपको नोट करना है। और अगर ईयर पूछेगा तो 1920 में की थी। और अगर आपसे पूछेगा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी तो वो की थी आपकी चैडविक ने। तीनों एक साथ नोट कर लेना तो आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। और कब की थी, 1931 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुआंसू जल के एक नमूने का पीएच मान है। तो बहुआंसू जल होता है जिसमें अशुद्धियों को आसवन द्वारा हटाया जाता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या है, 0 होता है या 14, 0 के अति निकट या 7 के अति निकट। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 7 के अति निकट होता है, ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट है मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है। तो दोस्तों जो मानव रक्त का पीएच का अनुमानित मान होता है वो देखो आपका 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है, ठीक है। और इसके बीच में देखो आप 7.4 ऑप्शन आ रहा है तो आपको 7.4 ही करना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका दूध है। तो दूध क्या है, पायस है, निलंबन है, फोम है या जेल है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दूध आपका क्या होता है, पायस होता है। पायस क्या होता है, दो अमिश्रणीय जो तरल होते हैं उसको हम कहते हैं पायस कहते हैं। नेक्स्ट आपका जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। इसका सीधा सा एग्जांपल है, जब आप पानी में तेल की बूंदें डालते हैं तो तेल आपका ऊपर तैरने लग जाता है तो सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ऐसे मिश्रण को आप कहते हैं अमिश्रणीय कहते हैं, जो मतलब मिश्र नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, घुला हुआ पदार्थ। शक्कर उसमें घुल जाती है तो घुला हुआ पदार्थ होती है। नेक्स्ट है मक्खन कोलाइड कब बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरे जाती हैं, ठीक है, तब क्या होता है, मक्खन कोलाइड बनाता है। नेक्स्ट आपका स्मोक किसका संयोजन है, मतलब किससे मिलकर बना है। आपने देखा होगा सर्दियों में स्मोक बहुत होता है, तो स्मोक जो होता है धुएं का और कोहरे का क्या होता है, संयोजन होता है, ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आरम कहा जाता है। ये अच्छे से यहाँ पर जरूर देखना। तो आरम कहा जाता है आपका सोने को। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा, एग्जाम में आएगा तो सही करके आना। नेक्स्ट है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएगा एग्जाम में। तो भविष्य का ईंधन आपका हाइड्रोजन को कहते हैं, हीलियम को कहते हैं, मीथेन को कहते हैं या ऑक्सीजन को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं। अब दोस्तों क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो दोस्तों जो आपका हाइड्रोजन है ना, इससे क्या होता है, बिजली उत्पादन किया जा सकता है, तो इसलिए क्या कहते हैं, इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन का, चारकोल का, प्राकृतिक गैस का या आपका गैसोलीन का। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन क्या होता है, इसका ईंधन का मान अधिकतम होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। सबसे कम पॉल्यूशन कौन करता है आपका, वो करता है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन सी ही इसका ठीक हो जाएगा। तो हाइड्रोजन 3 प्रश्न बन चुके हैं, आपको नोट करना है। देखो दोस्तों ये एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका जल गैस किसका संयोजन होता है, ठीक है, जल गैस होती है ना वो पूछा गया है यहाँ पर। तो वो संयोजन होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन का संयोजन होता है। तो CO+H2 का क्या होता है, ये संयोजन होता है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर दोस्तों क्वेश्चन आएगा ना भाप अंगार गैस
किसका संयोजन होता है, तो वो भी क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का ही संयोजन होता है, क्योंकि जल गैस का अन्य नाम क्या होता है, भाप अंगार गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। तो आसान सा उत्तर हो जाएगा इसका मीथेन, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो बायोगैस को हम क्या कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है, तो दोस्तों उपधातु को पहले जान लेते हैं। ये उपधातु मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपका आता है बोरोन आता है, आपको नोट करना है, ठीक है। सिलिकॉन भी आता है सेकंड, और आपका जो थर्ड है वो है आपका जर्मेनियम, ठीक है। और आपका जो फोर्थ है वो है पोलोनियम, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। इस 7 को आपको नोट करना है। और आपका जो फिफ्थ है वो है आपका एंटीमनी, और जो आपका सेवन्थ है वो हो जाएगा आपका टेल्यूरियम हो जाएगा, टेल्यूरियम। तो यहाँ पर दोस्तों सिलिकॉन मैंने आपको बताया था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट आपका क्षारीय धातु का गुण क्या है, ठीक है, क्षारीय धातु का एक गुण बताना है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन डी है ना बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देता है, कौन, क्षारीय धातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है। अभी मैंने आपको बताया था सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, बोरॉन होता है, और आपका पोलोनियम होता है, एंटीमनी भी होता है, और आपका टेल्यूरियम भी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो जर्मेनियम है वो क्या है, यहाँ पर एक उपधातु है। नेक्स्ट आपका, सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में डुबोकर किया जाता है, कई बार ये पूछा जाता है। तो इसका सही सा उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केरोसिन ऑयल में। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, कई बार पूछा जाता है। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, और उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगी। और अगर क्वेश्चन आएगा ना कि वो पीले लैंप किसके बने होते हैं, तो सोडियम के, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ठीक है। गैस नियॉन है, बने होते हैं सोडियम के। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसी आमतौर पर वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। तो वॉशिंग सोडा किसे कहते हैं आपके, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, सोडियम कार्बोनेट सामान्य तो जाना जाता है, तो क्या है भाई आपका, वो आपका एक सोडा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके बेकिंग सोडा, चूना, ब्लीचिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा से क्या होता है, आपका जल की जो स्थायी कठोरता है उसको दूर किया जाता है। नेक्स्ट आपका, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों धोने का सोडा या आपका वॉशिंग सोडा एक ही होता है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ना, कभी पूछा भी जा सकता है, Na2CO3 और 10H2O। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। तो यहाँ से आपके बायोलॉजी के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, जरूर नोट करना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका 14.5 ग्राम। और अगर यहाँ से आपका महिला से पूछा जाएगा ना, तो महिला में होता है आपका 13 ग्राम, ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट आपका, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, एक डैश है, क्या है प्लाज्मा, द्रव है, उत्तक है, कोशिका है या मांसपेशी है। तो दोस्तों प्लाज्मा एक क्या होता है, द्रव्य होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि देखो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको ले आगे आएगी। नेक्स्ट आपको दोस्तों, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना जल का परसेंटेज होता है। तो यहाँ पर 90% क्या होता है, प्लाज्मा में जल होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। और अगर प्रोटीन आएगा ना, तो 6 से 8% क्या होता है, उसमें प्रोटीन होता है प्लाज्मा में। नेक्स्ट आपका, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, मतलब जो ब्लड प्लाज्मा है ना उसमें उपस्थित नहीं होता है। देखो सोडियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, कॉपर नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल रक्त कोशिकाएं जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, ये आप नोट कर लेना। और जो उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं वीडियो बीपीडीओ और सचिवालय रक्षक आरओ की तैयारी कर रहा है, तो दोस्तों ये वीडियो और आपके लिए वीडियो बीपीडीओ के लिए रिवीजन क्लास स्टार्ट करके, तो उसे भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है।
तो इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका 120 दिन। नेक्स्ट आपका निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों ये आपकी 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा और इनके आपको नाम भी नोट करने हैं। तो पहले का नाम है आपका लिम्फोसाइट, क्या है? लिम्फोसाइट है। और दूसरे का नाम है आपका मोनोसाइट, ये भी आप जरूर नोट करना। और जो आपका थर्ड है उसका नाम है आपका ग्रेन्यूलोसाइट, ठीक है, ग्रेन्यूलोसाइट होता है। ये 3 आपको नोट जरूर करने हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं मतलब जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स होती है उतने प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट आपका रक्त में सफ़ेद रक्त जो कण होते हैं मतलब आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स होती है यह क्या होती है? तो ये आपका शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, ठीक है, प्रतिरक्षा करते हैं। मतलब जो आपका एंटीबॉडीज़ कहते हैं ना, शरीर में एंटीबॉडीज़ होती है तो वो आपका वाइट ब्लड सेल्स को ही कहते हैं। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट आपका एंटीबॉडीज़ का निर्माण किससे होता है? मैंने आपको बताया था किससे होता है, वो होता है आपका वाइट ब्लड सेल से होता है। परंतु दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि 3 जो प्रकार की वाइट ब्लड सेल्स होती है आपको नोट करनी है। तो उसमें से आपको ऑप्शन सी दिया है लिम्फोसाइट्स, तो ये यहाँ पर ठीक हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आपको डीप भी पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका रक्त का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो यहाँ पर देखो जो हीमोग्लोबिन है ना, इसका काम क्या होता है? हमारे ब्लड को लाल करना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कितनी मात्रा होती है मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा क्या होती है? लोहा होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? नहीं पूछा गया आपका, तो ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, हेपरिन के कारण नहीं होता है। नेक्स्ट आपका एबीओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ऐसा ही प्रश्न आपका उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? तो आरएच कारक जो नाम है वो अब मिलता है आपका बंदर से, ठीक है। और कभी आपको रीसस बंदर भी देखने को मिलेगा, तो वो आपका ठीक है, ठीक है, रीसस बंदर। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस तत्व समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? दाता मतलब जो सबको ब्लड दे सकता है। तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप जो होता है सभी को दे सकता है, डोनेट कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? जो मतलब सभी ब्लड ग्रुप को ग्रहण कर सकता है। तो ए बी ब्लड ग्रुप सभी को ग्रहण कर सकता है, ठीक है। ये जरूर देखना, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है? जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है, या जाड़ों में बढ़ जाता है। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका ठीक हो जाएगा, जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, मतलब क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट आपका जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक में कोई भी विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट है वो खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। जो भी स्पोर्ट्समैन होते हैं ये क्या होते हैं, इनको तत्काल ऊर्जा के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट से आएगा तो वो भी आप टिक करके आना। नेक्स्ट आपका सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है? तो दोस्तों आसान सा उत्तर है सोयाबीन के दाने में, सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसी में मिलती है। नेक्स्ट आपका दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो दूध में आपका कैसीन पाया जाता है, एक मुख्य प्रोटीन है ना आपका कैसीन। नेक्स्ट आपका गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो कैरोटीन के कारण ही जो गाय का दूध का रंग आपने देखा होगा ना पीला हो जाता है। भैंस के दूध के कंपेयर में गाय का जो दूध होता है वो पीला होता है, तो कैरोटीन के कारण ही होता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो देखो आहार जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मुख्य आहार जिसमें आपका प्रोटीन और आपके कार्बोहाइड्रेट आते हैं, और दूसरा होता है आपका सहायक आहार, ठीक है। इसमें आपके विटामिन और आपके खनिज आते हैं। तो विटामिन कहाँ पर है? ऑप्शन डी में है, तो वो आपका ठीक हो जाएगा। अगर प्रोटीन और कार्ब्स आता, प्रोटीन होता तो ये आपका किस में आएगा? मुख्य आहार में आएगा, ये जरूर नोट करना।
नेक्स्ट आपका वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर विटामिन के जो रासायनिक नाम हैं और उनके जो मुख्य स्रोत हैं, ठीक है, उनसे प्रश्न बनते हैं। सभी को यहाँ पर क्रम से कवर करूँगा। तो ऑप्शन बी भी इसका ठीक हो जाएगा, क्योंकि कैल्सीफोरल ये किसका नाम है, विटामिन डी का नाम है। कैरोटीन ये किसका नाम है, विटामिन ए का नाम है, ठीक है। और जो आपका टोकोफेरॉल है ना, ये किसका नाम है, ये है आपका विटामिन ई का नाम है। ये आपको नोट करना है। देखो दोस्तों, जो विटामिन ए है ना, इसका नाम रेटिनल भी होता है, ठीक है, रेटिनल इसका नाम है। परंतु जो आपका कैरोटीन होता है ना, ये विटामिन ए का शुरुआती रूप होता है, जिसे प्रोविटामिन भी कहते हैं। तो ये आपका कैरोटीन होता है, ये आपको नोट करना है। तो अब स्टार्टिंग से देख लेते हैं। जो अब ज़रूर नोट करना, जो विटामिन ए है इसका जो आपका नाम होता है वो होता है रेटिनाल होता है, ठीक है, रेटिनल होता है। ये आप इसको नोट करना। और इससे कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। कौन सा होता है, रतौंधी रोग होता है, ये आपको नोट करना है। और इसका जो मुख्य मतलब भोजन का स्रोत है वो है आपका गाजर से, ठीक है, गाजर हो गया आपका, और हरी सब्जियाँ, विटामिन B1, ठीक है। इसका जो नाम होता है थायमीन होता है। क्या होता है, इसका नाम थायमीन है। और इससे कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है, ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट आपका विटामिन B2, ये भी आपने देखा होगा। तो इसका जो नाम होता है वो होता है आपका राइबोफ्लाविन। क्या होता है, राइबोफ्लाविन होता है इसका अन्य नाम। ये यहाँ से जो अन्य नाम होते हैं ना, ये पूछ जाते हैं। और इससे जो रोग होता है ना, वो होता है आपका किलोसिस। क्या होता है, किलोसिस, इससे रोग होता है। आपका जो विटामिन B3 है, इसका जो नाम होता है वो होता है आपका नियासिन। क्या होता है, नियासिन होता है। यह आपका निकोटिनिक भी होता है। और इससे जो रोग होता है ना, वो इम्पॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। क्या होता है, पेलाग्रा होता है, पेलाग्रा होता है। विटामिन B5 है, इसका नाम होता है आपका पेंटोथेनिक अम्ल, ये आपको नोट करना है। और इससे जो रोग होता है, चर्म रोग होते हैं, और जो बाल सफ़ेद होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। विटामिन B6 है, इसका जो नाम होता है पायरिडॉक्सिन होता है। और इससे जो रोग होता है, रक्त की क्षीणता अगर आएगा तो विटामिन B6 की कमी से होता है। और जो विटामिन B7 है, इसका नाम भी आप जरूर नोट करना। इसका जो अन्य नाम है वो है बायोटिन है, ठीक है। और इससे चर्म रोग होता है, बालों का झड़ना भी B7 की कमी से ही होता है। और जो आपका B9 है विटामिन, इसका जो अन्य नाम है वो है फॉलिक अम्ल, ठीक है, ये आपको नोट करना है। और नेक्स्ट आपका विटामिन B12, इसका जो अन्य नाम है वो है साइनोकोबालामिन, ये आपको नोट करना है। और इससे जो रोग होता है, घातक रक्त क्षीणता होता है, ये आपको नोट करना है। और जो विटामिन C है, इसका जो अन्य नाम है वो है आपका स्कर्वी अम्ल। अन्य नाम मतलब जो इसका रासायनिक नाम है। और इससे जो रोग होता है वो होता है आपका स्कर्वी होता है, ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन डी का जो नाम होता है कैल्सीफेरल होता है। कैल्सी मतलब कैल्शियम। और विटामिन डी से आपका क्या रोग होता है, मतलब जो हड्डियों में कमी होती है ना, सूखा रोग जिसे रिकेटस बोलते हैं, वो विटामिन डी की कमी से होता है। तो कैल्शियम, इससे आप ध्यान में रख सकते हो। विटामिन ई का नाम है आपका टोकोफेरॉल होता है, ये आपको नोट करना है। और इससे जो रोग होता है, जनन क्षमता की कमी, ये इसका महत्वपूर्ण रोग है। और जो आपका नेक्स्ट है विटामिन के, इसका जो आपका रासायनिक नाम होता है नैप्थोक्विनोन। और इसका जो रोग होता है, चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमना, ठीक है, ये आपको नोट करना है। मतलब अगर कहीं पर चोट लग गई ना, तो वहाँ पर क्या होता है, ब्लड बहता जाता है। ब्लड क्या होता है, रुकता नहीं है। कहीं पर भी अगर आपका कट लगता है तो थोड़ा सा ब्लड बहता है, फिर क्या होता है, वहाँ पर ब्लड जमने लग जाता है। पर यह रोग है तो वहाँ पर ब्लड जमेगा ही नहीं और खून बहता रहेगा, ये आपको नोट करना है। ये सारे नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। अभी हमने पूछा था कि वसा में घुलनशील है, अब पानी में कौन सा घुलनशील है। विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वह पानी में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए को डैश के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको बताया था विटामिन ए का मतलब होता है रेटिनाल। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। मैंने आपको बताया था विटामिन ए का जो उच्चतम स्रोत होता है वो होता है आपका गाजर या हरी सब्जी, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट आपका, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो विटामिन ए कहाँ पर होता है, ये आपका यकृत में होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, गोल्डन चावल या गोल्डन राइस जो होते हैं,
एक प्रचुरतम स्रोत हैं? तो विटामिन ए के प्रचुरतम स्रोत होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल ध्यान में देना। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए क्या है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका शुष्क आक्षिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता क्या है दोस्तों, आपकी आंखें जो होती है ड्राई हो जाती है, जिसे हम ड्राई आइज भी बोलते हैं, तो वही ये रोग है। तो ये किसके कारण होगा? विटामिन ए के कारण ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? मैंने आपको बताया था, इसका नाम होता है आपका राइबोफ्लोविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो विटामिन बी में आपका क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? मैंने आपको बताया था, इससे आपका पेलाग्रा रोग होता है। ऑप्शन बी पेलाग्रा रोग होता है। ये एग्जाम में कई बार आता है। दोस्तों इससे पहले 4 वीडियोस हो चुकी हैं इस सीरीज की, उन्हें जाके जरूर देखना, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। नेक्स्ट है, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कोबाल्ट होता है B12 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूड़ों में रक्त स्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव बनने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो मसूड़ों में जो रक्त स्राव होता है ये आपका विटामिन सी से ही होता है। दोस्तों 100 क्वेश्चन है, इसलिए डायरेक्ट टू क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो कहीं पर जो आपको फैक्ट बताने हैं मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। नेक्स्ट आपका यह विटामिन टोकाफेरॉल होता है। तो दोस्तों टोकाफेरॉल किसको कहते हैं? विटामिन ई को कहते हैं, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? विटामिन ई का पूछा गया है, तो यहाँ पर ताज़ी सब्जियाँ जो है विटामिन ई का अच्छा स्रोत माना जाता है। और अगर बादाम आएगा ना, तो बादाम सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, पर यहाँ पर बादाम नहीं दिया गया, ताज़ी सब्जियाँ दी गई है। नेक्स्ट है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ये महत्वपूर्ण है, तो विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूँ अंकुर का तेल, ये जरूर नोट करना। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? विटामिन के पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, क्या करता है? रक्त के स्कंदन में कार्य करता है। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? तो दोस्तों नियासिन विटामिन होता है, मैंने आपको बताया था। और आपका जो राइबोफ्लोविन होता है ये भी विटामिन होता है, पीराडॉक्सिन भी विटामिन होता है। परंतु जो आपका थायरॉक्सिन है ना, ये विटामिन नहीं है, ये क्या है? एक हार्मोन है। क्या होता है? हार्मोन होता है। जो थायराइड से रोग से ग्रस्त होते हैं ना, तो उनमें ये जो हार्मोन होता है उसकी क्या होती है? मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, उसी कारण होता है। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं, तो रेशम का जो कीट होता है ना, शहतूत की पत्तियों पर पनपता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है और आपके उत्तराखंड पीसीएस में आ चुका है। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के प्यूपा से होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं? ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सेरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट आपका बॉक्साइड अयस्क है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों जो बॉक्साइड है ये आपका एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, तो सही उत्तर करके आना। नेक्स्ट आपका क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये भी आपका एल्यूमिनियम का ही अयस्क होता है। तो ये थे आज के टॉप 100 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके महत्वपूर्ण वीडियो को भी देख सकते हैं। करंट अफेयर्स की भी महत्वपूर्ण वीडियो करा रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।